हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो 11 फरवरी को आपको सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड है। और इस एमसीक्यू में हम वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो करंट में जितने भी पीएससी के पेपर हुए हैं उसमें कितना जो सीजी हिस्ट्री से जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। क्योंकि सीजीपीएससी में जो करंट में जितने पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो पहले हम उस एमसीक्यू को करेंगे और उसके बाद हम एक्स्ट्रा और एमसीक्यू आपके लिए लाने वाले हैं। तो डेली बेसिस में अब आपका जब तक पेपर है लगातार आपको वीडियो मिलेगा। तो आज हम जो सीजी हिस्ट्री के करंट में जो पेपर हुए हैं उसमें आपका मतलब सीजीपीएससी के जो भी करंट में पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड जो सीजी हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में करेंगे। और हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इसका सोर्स जानेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को डिटेल में करने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीजीपीएससी के करंट में जो जो एग्जाम हो उसके ही क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है। यानी छत्तीसगढ़ अंचल को किस क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल में अलग अलग नाम है, कोई कौशल बोला है, कोई महाकौशल बोला है, कोई चेदीसगढ़ बोला है, तो किस यहां पर यह पूछा है कि छत्तीसगढ़ को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है। तो देखिए, ऑप्शन दिया था राय बहादुर हीरालाल, सेकंड ऑप्शन दिया था ए कनिंघम, टेलेमी या जेबी वेंगलर। तो देखिए, अगर आपको याद होगा कि राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ को क्या नाम से कहा है, चेदीसगढ़ का है। राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ को किस नाम से बोला है, चेदीसगढ़। चेदीसगढ़ क्यों कहा है, क्योंकि इनका मानना था कि छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में चेदी वंश का शासन था, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम चेदीसगढ़ बताया है। ठीक है। कनिंघम, कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा है। कनिंघम ने प्राचीन काल में माना है कि छत्तीसगढ़ को महाकौशल के नाम से जानते थे। क्यों कहा है, उनका मानना था कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के हर जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसके नाम के आगे, यानी जो बड़ी चीज थी उसके नाम के आगे महाशब्द लगाना चालू कर दिए थे। जैसे नदी बड़ी थी तो महानदी, समुद्र एक गांव था वो बहुत बड़ा गांव था तो उसके नाम के आगे महासमुंद लगा। इसी के लिए इन्होंने कौशल के नाम के आगे महाकौशल शब्द लगा दिया। तो कनिंघम ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम महाकौशल का है। अगला है टॉलोमी, ये टेलेमी लिख कर दिया है लेकिन ये एक्चुअल में है टालोमी। टालोमी ने क्या कहा है, टालोमी ने ही कहा है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम अधिष्ठी था। याद रखना, टालोमी ने ही कहा है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, अधिष्ठी था। इनका मानना था कि छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में अधिष्ठान पर्वत था और उस अधिष्ठान पर्वत के नाम पर ही छत्तीसगढ़ को उन्होंने अधिष्ठी कहा था। जेबी वेंगलर, जेबी वेंगलर ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, जेबी वेंगलर मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ था और यही छत्तीसगढ़ अभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ कालांतर में हो गया। क्यों छत्तीसगढ़ कहा था, इनका मानना था कि मथुरा में महाभारत काल में मथुरा में जरासंध का आक्रमण हुआ था। तो जरासंध का आक्रमण जब मथुरा में हुआ तो वहां से 36 चर्मकार यहां पे आकर बस गए और उन्होंने 36 चर्मकार अपने 36 घर का निर्माण किए और यही छत्तीसगढ़ कालांतर में छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। तो याद रखना, यहां पर टालोमी ने कहा है अधिष्ठी, राय बहादुर हीरालाल ने कहा है छत्तीसगढ़, कनिंघम ने कहा है महाकौशल और जेबी वेंगलर ने छत्तीसगढ़, जो वर्तमान में या कालांतर में जाकर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इसका आंसर है टालोमी। अगर हम मैं इसका सोर्स देखूं कि एक पेपर में कहां से क्वेश्चन आया था, तो आप ये सोर्स पढ़ सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता ए कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा है। प्रसिद्ध शास्त्री टेलेमी ने इस क्या छत्तीसगढ़ अंचल को अधिष्ठी कहा है। अगर आप देखेंगे राय बहादुर हीरालाल ने चेदीसगढ़ कहा है। ये कौन सी बुक का है, आपने हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक देखी होगी, राम कुमार बेहार की बुक, उसके क्वेश्चन उठाया है। इसलिए आप देखेंगे यहां पर देखो, यहां पर अधिष्ठान लिख कर दिया है तो उसने भी अधिष्ठान लिखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम अधिष्ठान था, ट्रान था, यानी नीचे रारेप लग रहा था, अधिष्ठान था। यहां पर अधिष्ठान लिखा था इसलिए उसने क्वेश्चन में अधिष्ठान ही लिख कर दिया। यहां पर आपका टेलेमी लिखा है इसलिए क्वेश्चन में भी टेलेमी लिख कर दिया, ना कि टालोमी लिख कर दिया है। यानी सीधा सीधा जिसने भी पेपर सेट किया था वो यही बुक से क्वेश्चन उठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, यह भी आपके सीजीपीएससी एग्जाम में करंट में क्वेश्चन आया है। मौर्यकालीन सिक्के यहां से कहां से प्राप्त नहीं हुए।
यानी छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं वो कहां पर नहीं मिले हैं? अकलतरा, ठठारी, तारापुर या मल्हार? कहां पर आपके मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के कहां कहां पे मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं अकलतरा से, इसके बाद मिले हैं ठठारी से, ठठारी के बाद मिले हैं बिलासपुर से, बिलासपुर के अलावा मिला है रायगढ़ से, रायगढ़ के अलावा मिला है तारापुर से। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के इन जगहों से मिले। यहां भी नाम याद रखना, अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर, रायगढ़ और तारापुर। और हर सिक्के जो हैं ये आपके चांदी के सिक्के हैं। हर जगह से जो मिले सिक्के हैं मौर्यकालीन सिक्के वो सभी चांदी के सिक्के हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान से सर्वाधिक मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं तो वो है अकलतरा। अकलतरा से सर्वाधिक चांदी के सिक्के हमारे यहां मिले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, कहां से नहीं मिले हैं? तो अकलतरा से मिले हैं, ठठारी से मिले हैं, तारापुर से मिले हैं, मल्हार से नहीं मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन सिक्के हैं वो मल्हार से नहीं मिले हैं। अगर मैं इसका सोर्स देखूं तो इसका भी सोर्स आप देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। सोर्स देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए, अशोक और चंद्रगुप्त नहीं मगर मौर्यकालीन आहत सिक्के छत्तीसगढ़ के अकलतरा से मिले, ठठारी से मिले, बिलासपुर से मिले, तारापुर से मिले और रायगढ़ से मिले। सबसे ज्यादा कहां से मिले? अकलतरा से 259 सिक्के मिले हैं, ठठारी से 253 चांदी के सिक्के मिले हैं और तारापुर और रायगढ़ से 15 सिक्के मिले हैं। तो याद रखना ये आपका ये भी कौन सी बुक का क्वेश्चन है? रामकुमार बिहार में ये दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। रामकुमार बिहार से ही जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है वहीं से ये क्वेश्चन भी आया है। अभी तो उसके बाद तो कई बुक में आपको कोचिंग सेंटर की बुक में मिलेगा ही, लेकिन ये एक्चुअल में रामकुमार बिहार की बुक से, क्योंकि ये ऑथराइज्ड बुक है तो यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन उठाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ये भी सीजीपीएससी ने करंट में ही पूछा है। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? खरौद का, लक्ष्मणेश्वर का, शिवरी नारायण या गिरौदपुरी का? तो इंद्रपुर आपको पता है खरौद का प्राचीन नाम था। खरौद का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रपुर था, क्योंकि जो इंद्रबल एक आपके पांडुवंशी शासक हुए थे। इंद्रबल जो थे वो सरबपुरी शासक सुदेव राज के खरौद का जो मुख्यालय था वहां पे सर्वाधिकारीकृत पद पर कार्यरत थे। याद रखना कि जो इंद्रबल थे वो खरौद में जो आपके सरबपुरी शासक थे सुदेव राज, उनके यहाँ कौन से पद पर कार्यरत थे? सर्वाधिकारीकृत पद पर कार्यरत थे। यह भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंद्रबल कौन से पद पर कार्यरत थे सुदेवराज के खरौद मुख्यालय में? तो इंद्रबल राज जो थे वो सर्वाधिकारी अधिकृत पद पर कार्यरत थे। इंद्रबल राज ने सरबपुरी शासकों को हराकर आगे चलकर उन्होंने क्या किया? पांडु वंश की नींव रखी और इंद्रबल ने ही अपने नाम पर इंद्रपुर नामक नगर बसाया, जो कि खरौद का पुराना नाम है। और आपको पता ही है कि खरौद में उन्होंने अपने बेटे ईशान देव को बैठाया था और ईशान देव ने वहां पर क्या किया था? खरौद में ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि लखनेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इंद्रपुर किसका पुराना नाम है? इंद्रपुर खरौद का पुराना नाम है। अगर इस क्वेश्चन का भी मैं आपको सोर्स दिखाऊं तो उस क्वेश्चन का आप सोर्स पढ़ सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि इंद्रबल सरबपुरी शासक सुदेवराज के यहां सर्वाधिकारी अधिकृत पद पर कार्यरत था। आप देख लीजिए, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, इंद्रबल को खरौद के आसपास के भाग का शासन के लिए सौंपा गया था। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने कराया था। वहां प्राप्त शिलालेख से, यानी जो आपके लक्ष्मणेश्वर मंदिर में जो शिलालेख मिला है उससे हमको ये ज्ञात होता है कि इंद्रबल एक स्वतंत्र शासक था। अपने नाम पर इन्होंने इंद्रपुर नामक नगर की स्थापना की थी और यही इंद्रपुर ही वर्तमान में खरौद है। ठीक है, ये कहां का सोर्स है? रामकुमार बिहार का सोर्स है। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रामकुमार बिहार से पूछा गया है, तो आप देख लीजिए ये आपका डायरेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरुसपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? ये भी आपके सीजीपीएससी के वर्तमान में जो पेपर हुए उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कुरुसपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है? तो आपको पता है कुरुसपाल अभिलेख किसका है? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का है। आपको पता है छिंदक नागवंशी शासक
सोमेश्वर देव प्रथम का ही अभिलेख का नाम है कुरुषपाल अभिलेख। और कुरुषपाल अभिलेख जो है ये आपका सोमेश्वर देव ने जिन क्षेत्रों को जीता है उसके बारे में बताया गया। जगदलपुर यानी बस्तर का जो जगदलपुर है, जगदलपुर के आसपास ही आपका कुरुषपाल एक गांव है, वहीं से हमको यह अभिलेख मिला है, कुरुषपाल अभिलेख। और याद रखिएगा कि कुरुषपाल अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है, संस्कृत भाषा में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है कि कुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ मिला है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ये अभिलेख है। किसका अभिलेख है? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम का ये अभिलेख है। तो अगर मैं यहां पर इसका भी सोर्स की बात करूं तो देख लीजिए, कुरुषपाल अभिलेख के बारे में यहां पर बताया गया है। सोर्स क्या है? रामकुमार बेहार। मैंने आपको बोला ही कि रामकुमार बेहार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सोमेश्वर प्रथम का कुरुषपाल शिलालेख कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समस्याओं का निदान करता है, क्योंकि इस समय के अन्य राजाओं के कोई भी अभिलेख हमको नहीं मिल रहे थे। तो कुरुषपाल अभिलेख जो सोमेश्वर देव प्रथम का, इससे हमको कई सारी छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में और उनके समकालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर आगे क्या लिखा है, जगदलपुर से पश्चिम दिशा में 33 किलोमीटर दूर कुरुषपाल ग्राम स्थित है और यहाँ पे एपिग्राफिया इंडिका के 10वें खंड में इस शिलालेख को हीरालाल ने संपादित किया है। आगे पढ़िए, नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे इस शिलालेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। यानी आपकी जो नागरी भाषा यानी आपकी नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और संस्कृत भाषा का यह शिलालेख है जिसमें टोटल 39 पंक्तियां हैं और इसमें सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी दी गई है। और इस शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम ने जिन क्षेत्रों को जीता है उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती, जैसे कि उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी, रतनपुर, भद्रपतन, वज्र, कौशल के राजाओं को इन्होंने हराया था। क्लियर है? तो कुरुषपाल अभिलेख सोमेश्वर देव प्रथम का है और कुरुषपाल अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है, कुरुषपाल अभिलेख से सोमेश्वर देव प्रथम के जीते हुए क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ ये नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है। क्वेश्चन ये सोर्स कहां का है? रामकुमार बेहार की बुक का सोर्स है और वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुल वंश के राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? राजर्षि तुल्य कुल वंश के राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए, सरल क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन है। तो आपको पता ही है कि जो राजर्षि तुल्य कुल वंश के एक शासक थे भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश में टोटल 6 राजा थे। ठीक है, ये जानकारी हमको भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, आरंग। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि राजर्षि तुल्य कुलवंश में टोटल 6 राजा थे। अब ये इसका भी अगर आपको सोर्स की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं सोर्स बताऊं तो ये भी आपको रामकुमार बेहार की बुक में आसानी से मिल जाएगा। आप देखेंगे राजर्षि तुल्य कुलवंश, तो यहां पर पहले ही लिखा है दक्षिण कौशल पर राज्य करने वाले राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में आरंग के ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है। इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय ने यह ताम्रपत्र सुवर्ण नदी से जारी किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि आरंग ताम्रपत्र किस नदी के किनारे से जारी किया गया था, तो स्वर्ण नदी के किनारे से जारी किया गया था। लेकिन इतिहासकारों में ये अभी भी मतभेद है कि ये स्वर्ण नदी कौन सी है। कई इतिहासकार इसको जांजगीर चांपा में बहने वाले जो सोन नाला है उससे इसकी पहचान करते हैं, कोई सोन नदी से इसकी पहचान कर रहा है, लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन कौन सी नदी से किनारे से जारी किया गया था? स्वर्ण नदी, क्योंकि उस ताम्रपत्र में स्वर्ण नदी नाम मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आया था। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? यह भी आपके सीजीपीएससी में करंट में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? अब यहां पर नाम दिया है महाश्रीगुप्त, महाभावगुप्त, शिवगुप्त या ययाति। तो याद रखना है यहां पर सोमवंशी नहीं, यहां पर ये नहीं बताया कि कौन से सोमवंश का पूछ रहा है, तो यानी ये उड़ीसा के सोमवंश के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जितने राजाओं के नाम दिया ये उड़ीसा के सोमवंश से रिलेटेड राजा है। तो सोमवंश के जो प्रथम शासक थे वो आपके हैं शिवगुप्त। याद रखना, जो सोमवंश है उड़ीसा का सोमवंश, उसके जो प्रथम शासक थे उनका नाम था शिवगुप्त। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शिवगुप्त के बाद जितने भी उड़ीसा के सोमवंशी शासक हुए उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी।
त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। याद रखना ये आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा के सोमवंशी शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो त्रिकलिंगाधिपति। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा के सोमवंशी शासक शिवगुप्त को छोड़कर बाकी जितने भी शासक थे सभी ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। केवल शिवगुप्त ऐसे थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी। और शिवगुप्त के बाद अधिकतर जितने शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे महाशब्द को जोड़ना चालू किया था, जैसे महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, ये इनके बाद के शासक है। क्लियर? अगर मैं इसका भी सोर्स बताऊं, ये भी आपके सरल है, लेकिन सोर्स अगर आप देखें तो प्रमुख सोमवंशी शासक आप देख सकते हैं। तो प्रमुख सोमवंशी शासक का जो पहला शासक, उसमें हमने शिवगुप्त यहां पर लिखा हुआ है। 850 से 880 ईस्वी की जानकारी है। इन्होंने एकमात्र थे, ये सोमवंश का पहला शासक शिवगुप्त था, आपको यहां पर पता चल गया। यही लाइन आपको उठाकर पेपर में दी गई थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह भी आपके रामकुमार बेहार की बुक से क्वेश्चन था। क्लियर? बाकी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आप देख रहे हैं हर बुक में हर क्वेश्चन जो है आपको रामकुमार बेहार की बुक में सभी का आंसर आपको मिल जा रहा है। तो ये करंट के कुछ क्वेश्चन थे पीएससी के। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर ये देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा है यहां पर, कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम साथ सही मिलान कीजिए। यानी जो आपके कलचुरी वंश के राजा रहे हैं उनकी रानियों से आपको नाम को मैच करना है कि कलचुरी वंश के जो राजा है और उनकी रानी कौन कौन थी, ये नाम मैच करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमको जो जो नाम पता है हम उससे मैच कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे सबको पता है कि रत्नदेव प्रथम की जो रानी थी उसका नाम था आपका नोनल्ला। नोनल्ला कौन थी? जो आपका अमरकंटक का क्षेत्र था, अमरकंटक क्षेत्र के वैजू वर्मन थे, उनकी पुत्री का नाम था नोनल्ला। तो रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम था नोनल्ला, लेकिन रत्नदेव प्रथम यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है। अब हमको देखना है पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम था राजल्ला, ये भी हमको पता है। तो पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम क्या था? राजल्ला देवी। यानी सी में आपका आंसर 1 आएगा। यहां पर मैं सबका बना देता हूं, सी में आंसर आपका 1 आएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद है जाजल देव। आगे जाजल देव के नाम के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी ये जाजल देव प्रथम के बारे में बात हो रही है। तो जाजल देव प्रथम की जो रानी का नाम था वो था लाछल्ला देवी। यानी जाजल देव प्रथम की जो रानी थी उनका नाम क्या था? लाछल्ला देवी। तो बी का आंसर आएगा 2। अब बचे जगदेव और रत्नदेव तृतीय। और अधिकतर बच्चों को यहीं पर फंसने में दिक्कत हुई होगी कि यहां पर जगदेव और रत्नदेव तृतीय की रानी का नाम क्या है। तो जगदेव की जो रानी थी, जगदेव की रानी का नाम यानी उनकी पत्नी का नाम था सोमल्ला। तो ए का आंसर होगा 4। और आखिरी बचा डी, तो रत्नदेव तृतीय की रानी का नाम था रतहा। तो डी का आंसर है 3। तो 4 2 1 3 हमको कहां पे दिख रहा है? 4 2 1 3 हमको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 4 2 1 3। अगर मैं इसके भी सोर्स की बात करूं तो सोर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका रामकुमार बेहार की ही बुक है। यहां पर अगर आप देखेंगे, जगदेव तथा रानी सोमल्ला से उत्पन्न पुत्र थे रत्नदेव तृतीय। साफ साफ लिखा है जगदेव और उनकी रानी कौन थी? सोमल्ला। उनसे उनको संतान की प्राप्ति हुई थी, उनका नाम क्या था? रत्नदेव तृतीय था। यानी जगदेव और रानी सोमल्ला की संतान थे रत्नदेव तृतीय। तो जगदेव की पत्नी का नाम क्या हुआ? सोमल्ला हुआ। आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं रत्नदेव द्वितीय के बारे में क्या लिखा है। जाजल देव का लाछल्ला देवी से उत्पन्न पुत्र था रत्नदेव। यानी जाजल देव का लाछल्ला देवी, यानी जाजल देव की पत्नी कौन हुई? लाछल्ला देवी हुई। रामकुमार बेहार की बुक। आगे देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम की रानी क्या लिखा है? पृथ्वीदेव की रानी का नाम था राजल्ला। यानी पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम क्या था? राजल्ला। ये भी कौन सी बुक है? रामकुमार बेहार की बुक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत देखना हो तो एक बार नजर मार लीजिएगा, बाकी आपने तैयारी तो अभी तक कर ही ली होगी। तो केवल मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा हो तो रिवीजन बेसिस के लिए एक बार नजर जरूर मार सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सम्मिलित कीजिए। यानी जो कलचुरी वंश के जितने शासक रहे हैं उनके ताम्रपत्र या अभिलेख कौन से हैं उनको सम्मिलित करना है। जैसे पृथ्वीदेव प्रथम का हम सबको पता है, पृथ्वीदेव प्रथम के अभिलेख का नाम है अमोदा। अमोदा ताम्रपत्र उनका मिला था।
गोपाल देव का अभिलेख या ताम्रपत्र है पुजारी पाली से ही मिला है। प्रतापमल का अगर देखें तो बिलईगढ़ से मिला है, और बाहर साय का अगर हम देखें तो कोसंगई से मिला है। यानी ये सब क्या है, ये आपस में ही सुमिलित हैं, कोई भी अलग नहीं है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा बाहर साय जो है इन्होंने कोसंगई किले में चले गए थे जब पठानों का आक्रमण हुआ था, तो कोसंगई किले में चले गए थे, वहीं उसको राजधानी बना लिए थे, तो वहीं से इनका एक ताम्रपत्र आप इसको सुमिलित कर सकते थे। ये आप पढ़ते ही हैं, इसको सुमिलित करते तो इसी से आपका आंसर निकल जाता। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए में ही क्या दिया है 1 2 3 4 दिया है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। अगर आपको नहीं भी आ रहा था, अगर आपको पृथ्वी उसका इनके अभिलेख का नाम भी पता होता, अगर पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र केवल इतना भी पता होता तो आप ये ऑप्शन से बना सकते थे, क्योंकि पहले ऑप्शन के एक वाला पॉइंट केवल एक ही ऑप्शन में दिया है ए में। अगर मैं इसके भी सोर्स की बात कर लूं तो देख लीजिए, ये कलचुरी काल में जितने अभिलेख मिले हैं सबके नाम लिखे हुए हैं। पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये सभी सबके अभिलेखों के नाम है। रत्नदेव द्वितीय का सरोखा ताम्रपत्र, रत्नदेव द्वितीय का अकलतरा शिलालेख, पृथ्वीदेव द्वितीय का रायपुर म्यूजियम शिलालेख, पृथ्वीदेव द्वितीय का दायकोनी ताम्रपत्र, तो सभी जितने कलचुरी काली ताम्रपत्र है सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रतापमल का बिलईगढ़ ताम्रपत्र, आप बाहर साय का देखेंगे तो कोसंगई शिलालेख, तो जितने शिलालेख हमको मिले हैं सब यहाँ पर उसके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पिछले बार के पीएससी का क्वेश्चन था, जो आपको पिछली बार पीएससी ने क्वेश्चन लिया है, पेपर लिया था स्टेट सर्विस एग्जाम को, उसका ही क्वेश्चन है। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। यानी जो आपका रत्नदेव द्वितीय के या रत्नदेव के जितने भी सिक्के मिले हैं, रत्नदेव के सिक्के में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। गज शार्दुल, सिंह, गजलक्ष्मी या मानवाकृति। तो देखिए जो आपके रत्नदेव यहाँ पर नाम लिखकर नहीं दिए कि रत्नदेव प्रथम पूछ रहा है, द्वितीय पूछ रहा है, तृतीय पूछ रहा है, तो आप तीनों रत्नदेव के जितने सिक्के उसकी विशेषताओं को देख लीजिए, उसमें जौन सा नहीं मिल रहा है वो आप यहाँ पर मार सकते हैं। लेकिन अधिकतर जितने सिक्के हमको मिले हैं वो रत्नदेव द्वितीय के सबसे ज्यादा सिक्के मिले और उसमें ये सभी विशेषताओं को बताया गया। तो देख लेते हैं कि कौन सी विशेषता रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में नहीं मिलता। तो देखते हैं सबसे पहले गज शार्दुल। तो गज शार्दुल आपको पता है कि जब जाजल देव प्रथम ने उड़ीसा के शासकों भुजबल पर आक्रमण किया था, फिर आपके अनंत वर्मन चोड़गंग को उन्होंने हराया था, तो अनंत वर्मन चोड़गंग को जब हराया था तो उसकी स्मृति में जाजल देव प्रथम ने अपने सिक्कों में गज शार्दुल का चिन्ह अंकित करवाया था। तो गज शार्दुल का चिन्ह जाजल देव प्रथम के बाद जितने भी शासक हुए कलचुरी शासक, उन सभी के सिक्कों में गज शार्दुल का चिन्ह हमको मिलता है। तो गज शार्दुल तो रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में भी मिला है। आगे देखते हैं सिंह का चिन्ह। तो देखिए सिंह का चिन्ह जो है ये आपके रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में हमको सिंह का चिन्ह भी मिला है। रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में सिंह के द्वारा हाथी पर आक्रमण किया जा रहा है वो चित्र अंकित किया गया है। यानी सिंह और हाथी ये दोनों का चित्र हमको रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में मिलता है, यानी सिंह तो आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं गजलक्ष्मी और मानवाकृति। तो याद रखिएगा कि गजलक्ष्मी का चिन्ह जो है ये रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में या रत्नदेव प्रथम द्वितीय या तृतीय किसी भी रत्नदेव के सिक्कों में हमको गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित नहीं मिला है। और चौथा है मानवाकृति। तो रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में हमको एक आकृति मिली है जिसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको एक मानव आकृति का स्वरूप माना जा रहा है। इसके अलावा रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में हमको वो भी चीजें मिलती हैं कि हनुमान जी राक्षसों का वध कर रहे हैं, तो राक्षस जो है वो भी मानव आकृति का है। तो इससे यहाँ पर मानव आकृति भी आपको रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में मिल रही है। कौन सी चीज नहीं मिल रही है, तो गजलक्ष्मी का चिन्ह जो है ये नहीं मिल रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गजलक्ष्मी। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका सोर्स देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा भी हुआ अगर आप देखेंगे, गज शार्दुल का चिन्ह जाजल देव प्रथम ने अंकित करवाया था। उसके बाद के जितने शासक थे वो जाजल देव प्रथम के सिक्कों का अनुसरण किए थे। आगे देखिए यहां पर रत्नदेव द्वितीय का स्वर्ण सिक्का बड़ा आकार का मिला है,
जिसमें 2 पंक्तियों में राज नाम श्री मद्रदेव या पृष्ठभाग में हाथी पर आक्रमणरत सिंह का चिन्ह उत्कीर्ण है, यानी सिंह का चिन्ह मिला है। आगे देखिए, इस सिक्के के पृष्ठभाग में मयान में रखी हुई तलवार और एक अस्पष्ट आकृति भी हमको मिली है, जो मानव की आकृति उसको बताया गया नीचे। तो याद रखना, सिक्के के पृष्ठभाग में तलवार, जो मयान में रखी तलवार का चिन्ह भी रत्नदेव द्वितीय के सिक्कों में मिला है। कौन सा नहीं मिला है? गजलक्ष्मी का नहीं मिला है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर रियासत के भूमकाल के विद्रोह की घटनाओं को सुम्मिलित करने बोल रहा है, यानी भूमकाल के विद्रोह में जो जो घटनाएं हुई थी उसको उनके समय काल के हिसाब से सुम्मिलित करने बोल रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता इस क्वेश्चन में, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं भी पता होता, अगर मैंने भूमकाल के विद्रोह की डेट याद भी नहीं किए, तब भी हमसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। कैसे बनना चाहिए था? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहां पर हमको जो ये डेट दिया हुआ है, अगर हमने भूमकाल के विद्रोह की डेट याद नहीं लेकिन हमको स्टोरी याद है, तो हमको ये चीज पता हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि भूमकाल के विद्रोह का कारण क्या था। स्वर्ण कुंवर सिंह को राजमाता का दर्जा चाहिए था, वो उसके लिए स्वर्ण कुंवर भूमकाल के विद्रोह में शामिल हुई थी। इसके अलावा जो थे आपके जो लाल कालिंद्र सिंह थे, उनको बस्तर के दीवान का पद चाहिए था, इसलिए वो भूमकाल के विद्रोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा जो आदिवासी थे, वो रुद्र प्रताप देव, जो उस समय बस्तर के राजा थे, काकती वंशी राजा, उससे वो नाराज थे क्योंकि रुद्र प्रताप देव थोड़े से शर्मीले स्वभाव के थे, जिससे वो आदिवासियों से मिलते नहीं थे, इसलिए वो जितने आदिवासी थे वो भूमकाल के विद्रोह में शामिल होते। ये कुछ कारण थे। और इस भूमकाल के विद्रोह के अंत में रानी स्वर्ण कुंवर को पकड़ा गया था। तो अब यहां पर अगर मैं इसको एक मैच करने की कोशिश करूं, विद्रोह की घोषणा यानी विद्रोह का प्रारंभ होना, तो विद्रोह का प्रारंभ तो सबसे पहले होगा ना, तो सबसे जो पहली डेट होगी वही विद्रोह का प्रारंभ होगा। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहली डेट कौन सी है? अक्टूबर 1909, यानी विद्रोह की घोषणा कब हुई होगी? अक्टूबर 1909, क्योंकि विद्रोह की घोषणा होगी तभी तो विद्रोह प्रारंभ होना। तो मेरे को अगर नहीं भी पता है तो मैं ए का आंसर 3 मार सकता हूं कि यहां पर विद्रोह की घोषणा तो हुई होगी। अगर मैं आगे देखूं, कुकानार पर आक्रमण या मुरिया राज की घोषणा, ये मेरे को नहीं भी पता है, तो रानी स्वर्ण कुंवर की गिरफ्तारी। तो अगर आपको भूमकाल का विद्रोह बेसिक भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि विद्रोह के अंत में रानी स्वर्ण कुंवर को कैद कर लेते हैं, बस्तर के राज दरबार में उनको जो महल था उसमें नजरबंद करके रखा जाता है, फिर उनको रायपुर जेल लाया जाता है जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर डेट आपको याद नहीं है तब भी वो डेट क्या होगी? जब विद्रोह का अंत हो रहा होगा, यानी सबसे बाद की जो डेट होगी वहीं पर रानी स्वर्ण कुंवर कैद हुई होगी। तो रानी स्वर्ण कुंवर सबसे बाद की डेट क्या है इसमें? 5 मार्च 1910। तो रानी स्वर्ण कुंवर की गिरफ्तारी हुई होगी 5 मार्च 1910, यानी मेरे को पता है कि डी का आंसर तो यहां पर 2 होगा ही। अगर मेरे को ये डेट नहीं भी पता है तो मैं इसको देखता हूं क्वेश्चन में कि मेरे को यहां से क्या आंसर मिल पा रहा है। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा नजर मारूं तो ए का 3 अगर आप देखोगे, ए का 3 2 ऑप्शन में है, यहां पर भी ए का 3 है बी में, और ए का 3 यहां पर डी में भी है। अब जो मैंने आपको बताया था डी का 2, तो डी का 2 अगर यहां पर है तो डी का 2 देखो यहां पर नहीं है, तो इससे मेरा डायरेक्ट आंसर निकल रहा है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर मेरे को बाकी 2 डेट नहीं भी पता है तब भी बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अब बाकी 2 डेट भी मिला लेते हैं। तो बाकी 2 डेट क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता है कुकानार बाजार को लूटा गया था, तो कुकानार बाजार का 4 फरवरी होगा। मुरिया राज की घोषणा जो है ये 7 फरवरी होगा। यानी आंसर क्या होगा? अगर मैं देखूं तो ए का आंसर होगा 3, बी का आंसर होगा 1, सी होगा मुरिया राज की घोषणा होगा 4, और डी का होगा 2। तो 3 1 4 2 और 3 1 4 2 आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में। ये आपके पिछले बार के पीएससी का क्वेश्चन था। 3 1 4 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसके भी सोर्स की बात कर लूं तो सोर्स की बात आप देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है? अक्टूबर 1909 को दशहरे के दिन ताड़ोकी में जंग का ऐलान, यानी अक्टूबर 1909 में क्या हुआ था? जंग की घोषणा हुई थी। जो भूमकाल विद्रोह था वहां पर आपका अक्टूबर 1909 में दशहरे के दिन सबकी मीटिंग हुई थी। रानी स्वर्ण कुंवर, लाल कालिंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर विद्रोह की घोषणा की थी। तो आपका देख लीजिए अक्टूबर 1909 दशहरे के दिन घोषणा हुई थी। नारायणपुर के आसपास के क्षेत्र में पूरा विद्रोह हुआ था। आपका भूमकाल का विद्रोह, ये उसका पूरा मैप दिया है जहां पर भूमकाल का विद्रोह हो रहा है। अगर यहां पर अगर मैं देखूं तो ये देखिए भूमकाल के साक्षणी जे माड़िया लोग जो भूमकाल का विद्रोह किए थे, ये ऐसे दिख रहे थे उस समय।
अब देखते हैं कुकानार बाजार पर आक्रमण, तो 4 फरवरी को कुकानार बाजार में आक्रमण हुआ था। अगर यहां पर मैं देखूं गीदम की गुप्त सभा और मुरिया राज की घोषणा, तो गीदम की गुप्त सभा और मुरिया राज की घोषणा 7 फरवरी का दिन यहां पर लिखा हुआ है। अगर यहां पर मैं देखूं 5 मार्च को जगदलपुर में महारानी स्वर्ण कुंवर के आवास पर छापा और उनकी गिरफ्तारी, तो 5 मार्च का ही डेट दिया है, उसी से आपको ये मैचिंग हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे? यानी ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे? ऑप्शन दिया था 23, 27, 29 और 36। तो देखिए ई राघवेंद्र राव जो थे, जब ये स्वराज पार्टी बनती है 1923 के आसपास, 22-23 के आसपास, जब स्वराज पार्टी बनती है तो स्वराज पार्टी में फूट पड़ती है। स्वराज पार्टी में फूट पड़कर 2 अलग अलग पार्टियां बन जाती है। एक होती है प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल और एक दल का नाम होता है स्वतंत्र कांग्रेस दल। स्वतंत्र कांग्रेस दल के नेता रहते हैं ई राघवेंद्र राव। और कांग्रेस क्योंकि उस समय चुनाव नहीं लड़ते रहती, कांग्रेस अपने आप को चुनाव से अलग कर लेती है। बाद में कांग्रेस फिर चुनाव लड़ती, लेकिन वो सरकार बनाने के पक्ष में नहीं होती। तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने दल रहते, जैसे प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल, ठीक है, अब्राह्मण दल, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र कांग्रेस दल, स्वतंत्र दल, ये सभी दल मिलकर आपस में एक वृहद राष्ट्रीय दल बनाते हैं। और ये वृहद राष्ट्रीय दल जो है 1926 में जो चुनाव होता है, 1926 के चुनाव के बाद वृहद राष्ट्रीय दल की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, मतलब वो सब मिलकर वृहद राष्ट्रीय दल बनाते हैं और उसके नेता ई राघवेंद्र राव को बनाया जाता है। और ई राघवेंद्र राव फरवरी 1927 में जाकर मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ई राघवेंद्र राव जो है फरवरी 1927 में मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपको याद ये भी पता होना चाहिए कि ई राघवेंद्र राव मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री के पद में भी रहते हैं। यानी ई राघवेंद्र राव को 2 पद मिलता है, क्योंकि उस समय 2 तरीके के विषय होते थे, एक होता था आरक्षित विषय और एक होता था हस्तांतरित विषय। यानी हस्तांतरित विषय वो विषय होते थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार मध्य प्रांत के विधानमंडल को होता था। तो जो मध्य प्रांत का विधानमंडल था वो 2 ही विषय पर कानून बना सकता था, एक था शिक्षा का विषय और एक था स्थानीय स्वशासन का विषय। तो जो मुख्यमंत्री बनता था वही शिक्षा मंत्री भी बनता था और जो स्थानीय स्वशासन मंत्री होता था वो अलग होता था। यानी मंत्रिमंडल में केवल 2 मंत्री होते थे, एक मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभालता था और एक होता था स्थानीय स्वशासन मंत्री। तो जो फरवरी 1927 में ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके साथ वो शिक्षा मंत्री के भी कार्यभार को संभालते हैं। अगर इसके भी मैं सोर्स की बात करूं तो आप पढ़ सकते हैं, नवंबर 1926 में मध्य प्रदेश की जो या मध्य प्रांत की जो विधान परिषद होती है उसका चुनाव होता है। कांग्रेस को 15 सीट मिलती है, प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल को 11 सीट, स्वतंत्र दल को 9 सीट, राव की स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी को 7 सीट, मुस्लिम लीग को 7 सीट, अब ब्राह्मण दल को 3 सीट और उदारवादी दल को 1 सीट। तो टोटल 53 सीट होती है। तो सबसे ज्यादा सीटें आती कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने के लिए राजी नहीं होती। तो कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितने दल है, प्रत्याकांक्षी सहयोगी दल, स्वतंत्र दल, ई राघवेंद्र राव की स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, अब्राह्मण दल, मुस्लिम लीग, उदारवादी पार्टी, ये जितनी भी पार्टी है ये मिलकर क्या बना लेती, जितनी भी पार्टी ये मिलकर बना लेती वृहद राष्ट्रीय दल। ये सभी पार्टी मिलकर बनाती है वृहद राष्ट्रीय दल और वृहद राष्ट्रीय दल अपना नेता चुनती है ई राघवेंद्र राव को। याद रखना, वृहद राष्ट्रीय दल अपना नेता चुनती है ई राघवेंद्र राव को और ई राघवेंद्र राव बन जाते हैं मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री। तो देखिए यहां पर डेट भी लिखा हुआ है, फरवरी 1927 को डॉक्टर राव यानी ई राघवेंद्र राव ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। मैंने 2 विषय आपको बताए थे, एक होता था शिक्षा मंत्री का और एक होता था स्थानीय स्वशासन का। तो शिक्षा मंत्री बने ई राघवेंद्र और मुख्यमंत्री भी बने, और स्थानीय स्वशासन मंत्री बने थे रामराव देशमुख। रामराव देशमुख इस समय स्थानीय स्वशासन मंत्री बने थे। तो फरवरी 1927 का डेट था, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर होगा 1927। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान की? यानी आपको पता है हमारे यहाँ जितनी भी जमींदारी थी उसको आगे चलकर रियासत का दर्जा मिला था। तो टोटल 14 ऐसी जमींदारी थी जिसको रियासत का दर्जा मिला था। तो यहाँ पर आपका जो रियासत का दर्जा राजनांदगांव के शासक को कब दिया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो घासीदास जो थे उस समय, महंत घासीदास जो थे वो इस समय उस राजनांदगांव जमींदारी के प्रमुख थे जिनके समय रियासत का दर्जा मिला था। तो वो डेट था 1865।
तो 1865 में महंत घासीदास जब राजनांदगांव जमींदारी के प्रमुख थे तो उसी समय उनको रियासत का दर्जा मिला, राजनांदगांव जमींदारी को रियासत का दर्जा मिला, और यहाँ पर महंत घासीदास को सामंती राजा का दर्जा मिला, यानी सनद प्रदान की गई। तो अगर इसके भी सोर्स की बात कर ले तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अपने प्रधान शिष्य महंत घासीदास को उन्होंने दत्तक पुत्र स्वीकार किया। सन 1865 में ब्रिटिश भारत की सरकार ने इन्हें प्यूडेटरी चीफ बनाया और एडॉप्शन सनद भी प्रदान की, यानी 1865 में आपका बोल सकते हो कि जो राजनांदगांव जमींदारी थी उसको रियासत का दर्जा मिला था और यहाँ पर इनको सनद प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में एक मन तौल का वजन कितना होता था? यानी मराठा काल में जो छत्तीसगढ़ में नाप तौल की प्रणाली थी तो नाप तौल में एक मन तौल का वजन कितना होता था? 8 पनसेरी, 5 पनसेरी, 14 सेर या 21 सेर? तो देखिए जो आपका मराठा काल में जो आपकी नाप तौल की वजन प्रणाली थी उसमें एक मन का मतलब होता था 8 पनसेरी। ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो याद रखना एक मन का मतलब होता था 8 पनसेरी। इसके भी अगर मैं सोर्स की बात करूं तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो पूरा आपका ये मराठा काल में जो भी आपके नाप तौल की इकाई थी, या आपके ब्रिटिश काल में मराठा के बाद जब आपके ब्रिटिश अधीक्षकों का काल आया तब भी यहाँ पर यही प्रणाली चल रही थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबका है 4 कोरी का मतलब होता था 1 गंडा, 5 गंडे का मतलब होता था 1 कोरी, 20 कोरी 1 दोगानी, 16 दोगानी 1 रुपया, 1 फुआई, ये सब का नाम लिखा हुआ है। 5 सेर का मतलब होता था 1 पनसेरी और 8 पनसेरी का मतलब होता था 1 मन। और आपसे यही पेपर में पूछा गया था कि 8 पनसेरी का मतलब होता है 1 मन, ये आपके पेपर का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 9 अगस्त 1942 को एक जुलूस निकाला गया था, आपको पता होगा 9 अगस्त 1942 को सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए थे। और क्यों बंद रखे गए थे? क्योंकि जितने भी हमारे बड़े नेता थे वो मलकापुर के स्टेशन में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सभी छात्र जुलूस निकाला गया था, सब स्कूल कॉलेज बंद रखे गए थे। छात्र जुलूस एक्चुअल में नहीं था 9 तारीख को, 10 तारीख को जो जुलूस निकला था वो मेन रूप से छात्र जुलूस था। इसमें छात्र, सभी आसपास के व्यापारी सब शामिल थे। 9 अगस्त के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? 9 अगस्त के जुलूस का नेतृत्व किया था त्रेतानाथ तिवारी ने। तो जो 9 अगस्त को जुलूस निकला था वो कहां से निकला था ये पूछ रहा है, यानी किस स्थान से निकलकर वो कहां जाना था। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, किस स्थान से निकला था? तो जो रायपुर का राष्ट्रीय विद्यालय था, रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय से 9 अगस्त का जुलूस निकला था और इस जुलूस को कहां पे जाना था? गांधी चौक। जो रायपुर का गांधी चौक था वहां पर जाना था। तो आपसे पेपर में जब ये पूछ चुका है कि वो जुलूस कहां से निकला था, तो आपने बोला राष्ट्रीय विद्यालय से निकला था, तो आपसे ये भी पूछ सकता है उस जुलूस को जाना कहां था? गांधी चौक जाना था। 10 तारीख को जो जुलूस निकला था, जिसका आपके शास्त्री जी ने, रणवीर सिंह शास्त्री ने जिसका नेतृत्व किया था, 10 अगस्त 1942 को, वो जुलूस छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से निकला था और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र उसमें शामिल थे। याद रखना 9 अगस्त का जुलूस राष्ट्रीय विद्यालय से निकलकर गांधी चौक जा रहा था, जिसका नेतृत्व त्रेतानाथ तिवारी कर रहे थे। 10 अगस्त 1942 का जुलूस जो था वो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्र उसमें शामिल थे, वो छात्र जुलूस था। अगर इसके भी सोर्स की बात करूं मैं, तो अगर आप यहां पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर क्या लिखा है पढ़ सकते हैं आप। 9 अगस्त 1942 को रायपुर के सभी स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। लगभग 4 बजे शाम को राष्ट्रीय विद्यालय से अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय आदि नारों के साथ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लगभग 20,000 लोग शामिल थे, ये सब चीज लिखा हुआ है। जैसे ही जुलूस कंकाली पारा चौक के पास पहुंचा, पुलिस निरंकुश प्रवृत्ति का परिचय देते हुए कानून व्यवस्था के अंतर्गत गिरफ्तार करना शुरू कर लिए और जुलूस के नेता शालिग्राम शुक्ला, रामानंद दुबे, ये सब गिरफ्तार हुए। और ये जुलूस जा कहां रहा था? रायपुर के गांधी चौक में जा रहा था, क्योंकि गांधी चौक में त्रेतानाथ तिवारी ने सभा को संबोधित भी किया था। तो ये देखिए राष्ट्रीय विद्यालय से जुलूस निकला था, ये आपके पेपर का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, एगन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? यानी आपको पता है कि एगन्यू ने परगनों का पुनर्गठन किया था, 8 परगने बनाए थे, बाद में 9वां परगना भी बना दिया था। तो जो परगनों का पुनर्गठन एगन्यू ने किया था, 27 परगनों से उसको 8 परगनों में बांट दिया था। तो पुनर्गठन के पश्चात जो रायपुर परगना था उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता था, ये क्वेश्चन है।
कोटा का क्षेत्र, तरिंगा का क्षेत्र, लोरमी का क्षेत्र या सिमगा का क्षेत्र। तो जो रायपुर परगने के अंतर्गत क्षेत्र नहीं आता था उसका आंसर है लोरमी का क्षेत्र। लोरमी का क्षेत्र आपके रायपुर परगने के अंतर्गत नहीं आता था। बाकी सिमगा, तरिंगा, कोटा रायपुर के अंतर्गत आते थे। अगर इसके भी सोर्स की मैं बात करूं तो आप ये सोर्स पढ़ सकते हैं कि परगने का नाम और रायपुर परगने के अंतर्गत पुनर्गठित ग्रामों की संख्या। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो रायपुर परगने के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? रायपुर आता था, कुल्लू आता था, सिरपुर आता था, सिमगा आता था, कोटा आता था, कुर्रा आता था, तरिंगा आता था। और ये इसमें आप अगर आपके ऑप्शन में देखोगे तो सिमगा, कोटा और तरिंगा ऑप्शन में दिया था। लोरमी जो है वो बिलासपुर परगने के अंतर्गत आता था, यानी यहां पर आपका आंसर क्या होगा? लोरमी होगा। क्लियर है यहां पे? तो इतने क्वेश्चन जो थे अभी आज की क्लास में मैंने आपसे कवर किया है। यहां पर और भी क्वेश्चन है इसके लाते रहूंगा। कल भी आपकी जो भी मैं क्लास लूंगा उसमें आपके और एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। जितने करंट में सब पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा कि क्वेश्चन का आंसर कहां से लिया गया, क्यों लिया गया, सब आपको मैंने प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज और चाहिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आपको पसंद आ ही गया होगा, क्योंकि चीजें मैंने आपको सोर्स के साथ बताई है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।